लोग या फिर एजेंट्स जो कि ब्लैक सूट में देखे गए और ब्लैक सूट की वजह से जाने जाते हैं। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन, ना कोई ह्यूमन मूवमेंट और सीधी बात करने वाले इन लोगों को कहा जाता है मैन इन ब्लैक। ये एजेंट सिर्फ दो तरह के लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओस को देखा है या फिर जो लोग यूएफओस पर रिसर्च करते हैं। बेसिकली ये लोग एलियन से जुड़े किसी भी तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। लोगों से बातचीत में वो अपने आप को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट बताते हैं और वो एक दूसरे को नाम के बजाय नंबर से रेफर करते हैं। ये लोगों को डराते और धमकाते हैं किसी और से उनकी बात करने के लिए। काफ़ी लोगों ने अपने मैन इन ब्लैक के एनकाउंटर का एक्सपीरियंस शेयर किया और वो उनके लिए काफ़ी डरा देने वाला एक्सपीरियंस था। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस चैनल पर आती रहती हैं। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूँ मिस्ट्री ज्ञान में। दो 2008 मिस्टीरियस क्रिएचर्स पर रिसर्च करने वाली जानी मानी एक्सपर्ट रेवेन मेंडल ने अपने साथ हुए एक अजीब किस्से के बारे में बात की। उनके हिसाब से उन्होंने जैसे यूएफओस पर रिसर्च करना शुरू किया, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2008 से हुई, जब कोई दो आदमी जिन्होंने ब्लैक सूट पहने हुए थे उस अपार्टमेंट से निकल रहे थे जिस अपार्टमेंट में पहले रेवेन रहा करती थी। क्योंकि वो एक खाली अपार्टमेंट था, इसलिए वहां किसी को भी होना नहीं चाहिए था। उस अपार्टमेंट से निकलने के बाद वो सीधा उनकी ब्लैक कार की ओर गए। जैसे ही वो रेवेन के नजदीक आए, वो रेवेन को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से घूरने लगे और जैसे ही रेवेन उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट देखने गई, वो तब तक वहां से भाग चुके थे। उनके रेवेन का उनकी तरफ वापस घूरना पसंद नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद रेवेन को बार बार ब्लैंक कॉल्स आने लगी। उन्हें अपने घर की दीवारों से विस्पर साउंड सुनाई देती थी। इन सब के अलावा उन्हें अपने घर में कोई साया या फिर भूत भी दिखाई देने लगा था। उन्हें अपने बाथरूम के शीशे पर किसी आदमी के हैंडप्रिंट्स दिखाई दिए और उनकी बेटी के शरीर में भी शावर लेने के बाद कुछ खरोच या फिर स्क्रैच के निशान आ गए थे। ये घटनाएं घर के अंदर ही नहीं, उनके साथ बाहर भी हो रही थी। बाहर वॉक करते समय वो लोग रेवेन का पीछा करते थे। रात को सोते वक्त भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती थी और उन्हें काफी बुरे सपने भी आया करते थे। अब इन सभी चीजों से बहुत तंग आकर आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि अब वो यूएफओस पर रिसर्च करना बंद कर देंगी। और बस ये फैसला करने के बाद ही उनके साथ सब कुछ ठीक होने लगा। वो जो भी सब बुरी चीजें उनके साथ हो रही थी वो खुद ब खुद बंद हो गई और रेवेन को भी समझ आ गया था कि यूएफओस पर रिसर्च करना उनके लिए ठीक नहीं। जेनी ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एक ऑफिसर थी, जिन्होंने मिस्टीरियस चीजों के बारे में कई बुक्स पब्लिश की हैं। लेकिन 1997 में उन्होंने मैन इन ब्लैक के बारे में लिखा, जिसके दौरान उन्हें मैन इन ब्लैक की ऐसी कहानी पता चली जो काफी स्ट्रेंज थी। इस कहानी के अनुसार 4 दिसंबर 1987 को इन्हें फिलिप स्पेंसर नाम के एक व्यक्ति का पत्र मिला। उस व्यक्ति को जेनी से मदद चाहिए थी क्योंकि उसने कुछ अजीबोगरीब अनुभव किया था। 3 दिन पहले वो इंग्लैंड के एक गांव में वॉक कर रहा था कि तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने पत्थर के पीछे एक अजीब मिस्टीरियस क्रिएचर देखा। अपने साथ कैमरा होने की वजह से उसने उस क्रिएचर की तुरंत फोटो खींची और वो क्रिएचर भी उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद उन्हें आसमान में एक राउंड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो उसके सामने ही तेजी से हवा में उड़ते हुए गायब हो गया। स्पेंसर जब वापस आया तो उसे समझ आया कि समय एकदम से बीत चुका है। जब वो वॉक कर रहा था तब सिर्फ 7 ही बज रहे थे और बस जब कुछ ही देर बाद वो वापस आया तो एकदम से 10 बज चुके थे। वो ये देखकर थोड़ा घबरा गया था। वो तुरंत ही अपनी कैमरा से खींची गई फोटो को डेवलप कराने के लिए चला जाता है। स्पेंसर एक पुलिस ऑफिसर रह चुका था और वो अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो इस इंसिडेंट को लेकर काफी केयरफुल था। मार्च 1988 में स्पेंसर एक हाइपोथेरेपिस्ट से मिलता है, जिसने स्पेंसर को हिप्नोटाइज करके वापस से वो पूरा इंसिडेंट याद दिलाने की कोशिश की। अब स्पेंसर को पूरा हादसा याद आ चुका था जो वो भूल चुका था। असल में उस क्रिएचर ने स्पेंसर को हवा में लेविटेट करवाया और कुछ वीडियोस दिखाई, जिसमें से एक वीडियो धरती के डिस्ट्रक्शन की थी। लेकिन स्पेंसर की मेमोरी से ये सब चीजें गायब हो गई थी, जिससे उसे लगा कि समय आगे बढ़ चुका है, जबकि उन 2 घंटों में स्पेंसर उस क्रिएचर के साथ था। अगले दिन स्पेंसर को एक न्यूज़पेपर एजेंसी का कॉल आया। उन्होंने स्पेंसर को धमकी दी कि वो उसकी स्टोरी उसकी पहचान के साथ पब्लिश कर देंगे अगर वो ऐसे सबको इस कहानी के बारे में बताते रहे। इसलिए स्पेंसर ने सभी से वो फोटोज वापस ले ली और अब इस किस्से को खत्म करने को कहा। फिर स्पेंसर ने वापस उसी एजेंसी को फोन लगाकर बताया कि ये रिसर्च अब बंद हो चुकी है। लेकिन उस एजेंसी ने बताया कि ना ही उन्होंने स्पेंसर को कोई धमकी दी है और ना ही स्पेंसर की कोई स्टोरी वो जानते हैं। स्पेंसर को समझ आया कि ये धमकियां असल में मैन इन ब्लैक दे रहे थे
वो नहीं चाहते थे कि इस स्टोरी के बारे में किसी को पता चले। स्पेंसर ने अपने आखिरी समय तक भी यही कहा कि ये स्टोरी एकदम सच है। 1980s में मॉस्क सोवियत यूनियन के फाइटर पायलट थे। उनका काम दुश्मनों से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होता था। एक बार मॉस्क को किसी एयरक्राफ्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया, पर यह कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं था, क्योंकि ये मॉस्क के रेडार में नहीं दिख रहा था। कंट्रोल रूम से उन्हें ऑर्डर्स दिए गए कि वो उनकी बताई गई लोकेशन पर जाएं। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसका प्लेन एक अजीब से कोहरे से घिर गया और मॉस्क को अपने नीचे एक एयरक्राफ्ट दिखाई दिया, जिसके बाद उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगे। इसके बाद मॉस्क ने अगले 3 दिनों तक उस एयरक्राफ्ट को ढूंढा, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। लेकिन इसके बाद मॉस्क के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। 1990 में मॉस्क अपने किसी दोस्त के साथ इस ही किस्से के बारे में बात कर रहे थे कि तभी मॉस्क को अपनी पीठ पर एक जोरदार धक्का महसूस हुआ, लेकिन वहां पर उन दोनों के अलावा कोई तीसरा मौजूद ही नहीं था। इसके बाद वो हवा में ऐसे लटक गए जैसे किसी इनविजिबल चीज ने उन्हें पकड़ा हुआ है, और इसके बाद मॉस्क को नीचे फेंक दिया गया। उनके दोस्त ने तुरंत उन्हें संभाला और वो बहुत हैरान थे कि उनके साथ अभी अभी ये क्या हुआ, और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। तभी उन्हें रास्ते में अजीब दिखने वाले मैन इन ब्लैक मिलते हैं। उस मैन इन ब्लैक ने मॉस्क से कहा कि आगे भी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और फिर वो आगे आया और उसने मॉस्क की चोटों को छुआ, जिसके बाद उसके सभी घाव ठीक हो चुके थे। अब आगे जाकर उनके साथ इस घटना के बारे में काफी पूछताछ की गई, जिसमें मॉस्क के दोस्त ने भी बताया कि हाँ, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते देखा। 3 अगस्त 1965 38 साल के एक्स पुलिस ऑफिसर रेक्स हेफलिन अपनी हाईवे मेंटेनेंस की ड्यूटी करते हुए साउथ कैलिफोर्निया के सेंटा एना फ्रीवे में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई पड़ी, जो घास और झाड़ियों की वजह से सही से दिख नहीं पा रही थी, क्योंकि इस वजह से काफी एक्सीडेंट हो सकते थे। इसलिए रेक्स ने अपने सुपरवाइजर को इस बात की खबर देनी चाहिए, लेकिन उनके रेडियो के काम ना करने की वजह से उस समय ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही रेडियो के कनेक्शन का इंतजार किया कि तभी उन्होंने एक अजीब चीज देखी। उन्हें अपने से कुछ दूर हवा में एक हैट की शेप में एक उड़न तश्तरी या फिर एक यूएफओ दिखाई दिया। उस यूएफओ को देखते ही रेक्स ने अपने पोलरॉइड कैमरा से उसकी फोटो खींच ली, जिस कैमरे का इस्तेमाल वो अपनी ड्यूटी पर करते थे। जब वो यूएफओ रेक्स के करीब आया, तब रेक्स ने उससे व्हाइट और ब्लू लाइट्स निकलती देखी। ये यूएफओ कभी बहुत तेजी से उड़ता तो कभी एकदम से रुक जाता, और ये उड़ते हुए अपने पीछे एक सफेद धुआं छोड़ रहा था। रेक्स ने लगातार उस यूएफओ की 4 फोटो ली। रेक्स को उस समय लगा कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है, जिसे पास के एक मरीन बेस से टेस्ट किया जा रहा है। इसलिए रेक्स ने इन फोटो को ऐसे ही घर पर रख दिया और इस बारे में भी किसी से बात नहीं की। एक दिन रेक्स ने ये फोटोज अपने कुछ साथियों को दिखाई। उनके रिएक्शंस को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने असल में किसी एयरक्राफ्ट की नहीं बल्कि एक स्पेसक्राफ्ट की फोटो ली है। उसके बाद रेक्स ने इन फोटोज को अपनी बहन को दे दी, जिसने उन फोटोज को कहीं डिस्प्ले पर लगा दिया। फिर लोकल न्यूज एजेंसी की नजर उन फोटोज पर पड़ी और उन्होंने रेक्स से वो फोटोज मांगी। रेक्स ने बड़े आराम से वो फोटोज उस एजेंसी को दे दी, जिन्होंने कुछ समय बाद रेक्स के साथ हुए इंसिडेंट को अपने न्यूज़पेपर में उन फोटोज के साथ पब्लिश किया। न्यूज़ पढ़ने के बाद कुछ यूएफओ रिसर्चर्स ने इन फोटोज में इंटरेस्ट लिया। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि हाँ, ये यूएफओ असल में एक एलियंस का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, और उन्होंने पास के मरीन बेस से किए गए किसी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के बारे में भी पूछा, जिन्होंने उन्हें बताया कि उस समय उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया जब ये फोटोज ली गई थी, और ना ही फोटोज में दिखने वाला एक क्राफ्ट इनका है। अब ऐसे ही कुछ समय तक कभी यूएफओ रिसर्चर्स तो कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रेक्स के घर पर आना जाना लगा रहा। एक बार कोई 2 आदमी ब्लैक सूट पहने उसके घर आए। उन्होंने रेक्स को बताया कि वो गवर्नमेंट एजेंट हैं। उनमें से एक ने अपनी आईडी रेक्स को दिखाई, जिसमें उसकी फोटो नहीं थी। रेक्स के मुताबिक वो एक्सप्रेशनलेस चेहरों के साथ अजीब तरीके से बात कर रहे थे। उनमें से एक टाइम पर सिर्फ एक ही बात करता था। रेक्स के साथ हुई घटना के बारे में पूछताछ करने के बाद उन्होंने निकलते समय रेक्स से वो फोटोज ले ली। रेक्स को लगा कि कुछ समय बाद वो फोटोज भी वापस आ जाएंगी, लेकिन वो फोटोज फिर कभी वापस नहीं आई। फिर कुछ समय बाद रेक्स ने उस एजेंसी से फोटोज के बारे में पता करना चाहा, जिस एजेंसी से वो मैन इन ब्लैक अपने आप को बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो यूएफओज पर कोई रिसर्च नहीं करते और ना ही उनके किसी ऑफिसर ने रेक्स से कांटेक्ट किया है। रेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि फिर वो अजीब एजेंट्स कौन थे। अब 2 सालों बाद रेक्स के घर यूएस एयरफोर्स की ड्रेस पहने C.H. एडमंड्स नाम का एक आदमी आया। ये भी उन लोगों की तरह ही अजीब था और इसकी आईडी में भी इसकी फोटो नहीं थी। इस आदमी ने भी रेक्स से काफी पूछताछ की और काफी पर्सनल सवाल भी किए। इस आदमी के जाने के बाद रेक्स के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई,
जैसे उसे काफ़ी ब्लैंक कॉल्स आने लगी थी। पड़ोसियों ने बताया कि उसके घर से जाने के बाद कुछ ब्लैक सूट पहने आदमी उसके घर पर नजर रखते थे। रेक्स द्वारा यूएस एयरफोर्स से बात करने पर उसे पता चला कि इन सभी में यूएस एयरफोर्स का कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है और ना ही उनके पास सीएच एडमंड्स नाम के किसी आदमी का रिकॉर्ड है। रेक्स के साथ वो अजीब चीजें कुछ समय तक चलती रही। 1993 में जब रेक्स अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे और काफी बीमार थे, तभी उन्हें किसी लेडी का फोन आया जिसने उन्हें उनका मेल बॉक्स चेक करने को कहा। जैसे ही रेक्स ने उसका मेल बॉक्स चेक किया, तब उसे मेल बॉक्स में एक एनवेलप मिला जिसमें वो ओरिजिनल फोटोज थी जो उसने मैन इन ब्लैक को दी थी। जैन ओव सैंडबर्ग स्वीडन में रहने वाले एक मशहूर फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे जो दुनिया भर की मिस्ट्रीज पर रिसर्च करने में काफी मशहूर थे। वो कई टीवी शोज में भी आए थे और उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। 2011 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी सारी रिसर्च स्वीडन के अनएक्सप्लेन आर्काइव्स को दे दी गई, लेकिन सिर्फ एक रिसर्च जो आर्काइव्स में नहीं जा सकी वो थी 1971 की स्टोरी। ये स्टोरी एक सच्ची घटना थी जो 1971 में सैंडबर्ग के साथ हुई थी। होता क्या है कि एक बार स्कॉटलैंड की किसी जगह पर सैंडबर्ग वॉक कर रहे थे कि तभी उन्हें आसमान में कोई अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। उन्हें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में वो है क्या। उन्हें वो सिर्फ एक 30 फीट लंबा शिकार जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने जंगल में किसी 3 मिस्टीरियस क्रिएचर्स को देखा। उन्हें दूर से वो इंसानों की तरह ही लग रहे थे, लेकिन उनके थोड़ा नजदीक आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ भी हो, लेकिन बस इंसान और इस धरती के प्राणी नहीं हो सकते। वो क्रिएचर्स या फिर एलियंस सभी अपने स्पेसशिप में गए और वो यूएफओ वहां से चला गया। कैमरा उनके पास होते हुए भी वो फोटोज नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डर के मारे वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करते कम से कम यूएफओ की एक फोटो तो ले ही ली। स्कैंडिनेविया के एक यूएफओ रिसर्च ग्रुप ने सैंडबर्ग से इस फोटो की कॉपी ली। उन रिसर्चर्स के हिसाब से फोटो में दिखने वाला वो ऑब्जेक्ट एक यूएफओ ही था। अब सैंडबर्ग जब स्वीडन में अपने घर वापस आए, तब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैन इन ब्लैक उन पर नजर रख रहे हैं। वो अपने गार्डन में जूतों के निशान नोटिस करते थे, बल्कि उसके गार्डन में कोई आता जाता भी नहीं था। उन्हें बहुत सारी ब्लैंक कॉल्स आने लगी और उन्हें घर में ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने घर के अंदर छेड़छाड़ की हो। माना जाता है कि सैंडबर्ग की दिमागी हालत भी मैन इन ब्लैक की वजह से खराब हुई थी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए ये कुछ वीडियोस आप जाकर देख सकते हो।